You're watching Morning Post on Bill TV. Congress leader Rajesh Thakur has launched a sharp attack over the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, citing recent remarks made by Vinay Katiyar. Reacting to Katiyar's statement, Thakur alleged that it raised serious questions about the handling of the matter and claimed that the investigation will be deliberately short to prevent further disclosure regarding the alleged misuse of funds. He further alleged that the public's faith was being affected and urged that the truth be brought before the people. तो देखिए, विनय कटियार जी ने जो बातें कही है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया कि चौकीदार ही चोर है। अब हो सकता है प्रधानमंत्री को यह बातें अच्छी नहीं लगी होगी, वरना अब तक तो जिस तरह से उन्होंने इंडिकेट किया है सभी लोग गिरफ्तार हो जाने चाहिए। फिर एसआईटी को लंबा समय देने का मतलब समझ में नहीं आता है और कई बार ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई ढीली इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं चोर जो है सारी बातें नहीं बता दे कि चोरी का पैसा किस किस स्टेट में गया, कौन कौन से चुनाव में लगा। तो हमें तो उन लोगों के जानमाल का भी खतरा दिखाई देता है और विनय कटियार ने जब प्रधानमंत्री को ही बता दिया तो फिर बचा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रामलला को उंगली पकड़ करके पहुंचाया राम मंदिर में। प्रधानमंत्री जी ने ही ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री जी ने ही उसको आरटीआई से बाहर रखा, प्रधानमंत्री जी ने ही चंदा वसूलने के लिए लोगों को नामित किया। तो फिर से कहूंगा कि राहुल गांधी जी जो ठीक कहते हैं कि चौकीदार ही चोर है और उस पर विनय कटियार ने जो बात कही है तो हम समझते हैं अब तो सारी बातें जनता के पास है और जो लोगों की आस्था भगवान राम में है वो कहीं ना कहीं टूट रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव, देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि एसआईटी का गठन लीपापोती के लिए किया गया है। जब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं, तो चंदा चोरों पर कार्रवाई कैसे होगी? वो तो एसआईटी समय मांग रही है कि थोड़ा और जांच करना है, लीपापोती थोड़ा और ठीक से कर देना है कि अब दूसरी कोई भी एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में भी अगर कोई जांच होगी तो वो सफल नहीं हो पाएगी। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का बयान आना तो यह स्पष्ट करता है कि चौकीदार ही चोर है। इसी लाइन पर लगभग चिराग पासवान जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि पूरे मामले का जिस तरह राजनीतिकरण हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं कह रहा है कि इस मामले में गलती नहीं हुई है या गलत नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और यूपी सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री इन सारी चीजों को बढ़िया से टैकल कर रहे हैं। देखिए, एक बात नहीं समझ में आती, सब लोग मान रहे हैं चोरी हुई है और ये भी मान रहे हैं कि जो वहां चोर बैठे थे उन्हीं लोगों ने चोरी करवाई है। फिर आप बीच में क्लीन चिट क्यों बांट रहे हो? किस बात का डर है? चंपत राय को क्यों सेव कर रहे हैं? क्या चंपत राय बता देंगे किस किस राज्य में मंदिर का पैसा लगा है? जो चढ़ावे मिले थे उसमें किस किस के पास हीरे जवाहरात और सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें हैं? उस बात की घबराहट कहीं ना कहीं चंपत राय को बचाने के लिए इन लोगों को मजबूर कर रही है। और चिराग पासवान जैसे लोग ये चाहते हैं किसी तरह स्टेबल रहे, गवर्नमेंट में बने रहें, जो मलाई खा रहे हैं खाते रहें। Kerala Home Minister Ramesh Chennithala held a rally in Perumpavur to mark 1 month of Operation Tufan to the anti-narcotics campaign run by the State Home Department. Those present at the event also pledged to save society from the menace of drugs. വിപത്താണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ലഹരി വസ്തുക്കൾ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുമെന്നും കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നും എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി മാറുമെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. എന്റെ പെരുമ്പാവൂർ അഭിമാനമാകാൻ ഞാനും പങ്കുചേരേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നല്ലൊരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മമാണെന്ന് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു ലഹരി വിമുക്തമായ പെരുമ്പാവൂരിനായി എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ നാടിനെയും സമൂഹത്തെയും ഈ ലഹരി വിപത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നാലാവും വിധം ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും കേരള പോലീസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ എന്ന ഈ നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തൂഫാൻ വാരിയറായി പങ്കാളിയാകുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മയക്കുമരുന്നുകളോ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കയില്ലെന്നും ലഹരിയോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നോ പറയുമെന്നും ഇതിനാൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഹിന്ദ് Karnataka State Commission for Protection of Child Rights Chairman Santosh Kumar said the commission is taking the alleged abuse of children at a daycare center inside an IT company's Bangalore campus very seriously. He said counseling will be arranged for the children. The parents of the 35 children will be contacted and the standard operating procedure will be developed to strengthen safety measures. Police have also been directed to recover CCTV footage and other evidence as the investigation continues. नहीं सर, एक्चुअली कल हम पुलिस दोनों मिलके गए थे स्पॉट पे। स्पॉट पे जाने के बाद फोन भी नहीं था, वो बंद हो गए थे। वो 35 बच्चे पढ़ रहे बोल रहे। वो बच्चों को बाद में हमारे आयोग से निमेंस के साथ मिलके एक कंसल्टेंट करके वो काउंसिल करने के सोच रहे हैं। कहीं उनके पेरेंट्स से भी आपने मिले हैं सर? नहीं, कौन भी नहीं मिले। वो 35 बच्चों का पेरेंट्स का पुलिस के लिए लिस्ट में मंगवाए हैं हम लोग। वो आने के बाद उनको भी मिलवाते सर। जिस तरह का ये घटना हो रही है सर बेंगलुरु में, बहुत सारे आईटी कंपनीज है, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को डे-केयर में छोड़ रहे हैं। इस केस के थ्रू आप क्या एक्शन इनिशिएट करने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में? सब डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से बात करके वो प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं वो देख के वो एक SOP कर सकते हैं, देखेंगे सर। अभी नेशनल कमीशन भी आ रहा है सर। हाँ, उनके साथ अब क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि सुओ मोटर केस भी दर्ज हुआ है? हाँ सर, वो उनके साथ ही हम लोग भी जा रहे हैं सर। वो मीटिंग करते हैं क्या नहीं, वो स्पॉट को जाते हैं, अभी मालूम होता है एक हफ्ता 35 मिनट्स में देख के उनके साथ जाके करेंगे सर। अभी तक आपको क्या क्या जानकारी मिली है सर इस केस में? नहीं, वो उतना कौन भी नहीं था। आज कल गए थे हम लोग, कौन भी नहीं थे उधर स्पॉट पे। वो बंद था सेंटर। वो बाकी का पुलिस को बोल दिया वो इसका CC कैमरा का वो सब रिकवरी करके चेक करो बोल के, वो उनका हिसाब से वो कर रहे हैं। वीडियो जो निकले हैं सर वो सारा वेरिफिकेशन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वो वीडियो भी वायरल हो, सो वीडियो भी हो रहा है और CC कैमरा का वो पुलिस वाले कर रहे हैं सर। कमीशन इस केस को कितने सीरियसली देख रही है? 100% सीरियस है सर। वो पूरा रिपोर्ट आने के बाद आपको मालूम होता है सर। Congress MP Sukhjendra Singh Randhawa said that he had written to the Prime Minister and the Home Minister raising concern of a worsening law and order in Punjab, including Pakistan-backed terrorism, narco-terrorism, extortion and the alleged nexus between gangsters and politicians. He said he was later called for a meeting where officials acknowledged the prevalence of extortion and the misuse of mobile phones inside prisons. Randhawa urged the centre to treat the situation as a national security threat and take responsibility. ये लेटर है, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 4/6/2026 को एक लेटर लिखा था। मेरे ख्याल अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हो गए हैं और उसकी कॉपी मैंने होम मिनिस्टर साहब को भेजी थी। जो पंजाब के हालात हैं, खास करके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, तरनतार डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर बेल्ट और पठानकोट के बारे में कि कैसे अर्जेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटोरिएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर बेल्ट, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर एंड पोलिटिकल अलाइनमेंट एंड पोलिटिकल वेपनाइजेशन ऑफ द पंजाब पुलिस। ये मैंने उनको एक लेटर लिखा था और उस लेटर के साथ एक मेरे एरिया में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसकी भी उन्होंने एक अभी उसकी डेट है 23/6 को एक लेटर निकाली थी
और उसमें जो पंजाब में जो गुरदासपुर और दूसरे इलाकों में कैसे गैंगस्टर चल रहे हैं उनके बारे में मैंने जो नई लेटर थी, जो पहले वाली लेटर थी, इसको उन्होंने इस लेटर के बेस पर मेरे को बुलाया गया और जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर उन्होंने जो मैंने कंक्लूजन निकालकर लास्ट लेटर में लिखा था उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन भी की और साथ ही मैंने ये कहा कि ये अकेली अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पंजाब गवर्नमेंट है तो मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं मानता क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस है, आईबी है, आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रा है, सीबीआई है और कई आपके जो हैं वो है। तो इन बातों के ऊपर मैंने कहा कि आज पंजाब पूरा एक्सटॉर्शन और उन्होंने एग्री भी किया कि एक्सटॉर्शन है, धमकी है, जेल में से 24/7 मोबाइल चल रहे हैं, उनको नंबर दे दिए गए कि इन नंबर्स के ऊपर किसी टाइम भी रात सुबह 5 बजे से लेकर रात 4 बजे तक ये मोबाइल चलते हैं। मेरे ख्याल जो मोबाइल करते हैं वो 1 घंटा ही सोते हैं, बाकी उनका जेल से मोबाइल चलता है। ये मैंने उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि आपने डीजीपी पंजाब को कहा। मैंने कहा जी उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और जैसे पंजाब में इलेक्शन लूटने की बात चल रही है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे कोई और है, गैंगस्टरों का जो बोलबाला है, गैंगस्टरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें आप अपना रोल बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। जब टेररिज्म आया था तो उस टाइम पंजाब पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस जो थी दोनों ने मिलकर पंजाब के टेररिज्म को ख़त्म किया। तो मैंने कहा जी अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस का है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और पाकिस्तान डायरेक्ट इंटरवीन कर रहा है, इस बात से आप भाग नहीं सकते। Responding to Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah's remark on India-Pakistan relations, Andhra Pradesh BJP Minority Morcha President Syed Basha said India has always been open to dialogue and does not seek war. Referring to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's peace initiative, he accused Pakistan of continuing cross-border terrorism and infiltration. He added that while India is ready for talks, it will. उमर अब्दुल्ला जी भारत पाक के बारे में और एक बार हिस्ट्री में लेके आए। किस लिए बोले तो उमर अब्दुल्ला के बात में क्या समझ पाता तो उमर अब्दुल्ला जी भारत पाक बैठ को बात करे तो पूरे समस्या का परिष्कार होगा बोल रहे हैं। और दूसरा इसमें आरएसएस भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी बात करने के बाद तैयार है को बोल रहे हैं। आरएसएस करने का एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, उसे इससे मतलब क्या भी नहीं है। भारत देश स्वतंत्र आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके पाकिस्तान को जाको हमारा फ्रेंडशिप कंटिन्यू करो को बोल को ऑलरेडी बोले। उस टाइम में भी आप एक्सेप्ट नहीं करे। उसके बाद हमें कभी भी हमें हिंसा नहीं पूछते, हमें अहिंसा से जाना का सोच रहे। गांधी जी का सिद्धांत है अहिंसा को बोल के। आप कभी हिंसा मारचीत और युद्ध करने का आप ये कर रहे हैं, लेकिन भारत देश हमारा हिंदू देश के भी युद्ध करना को नहीं सोचता। आप युद्ध करें तो हमें भी महायुद्ध करेंगे। आप एक पत्थर डालते हमें 10 पत्थर डालेंगे, आप एक बम डालते हमें 10 बम डालेंगे। वैसा एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंधु। आप भारत देश से फ्रेंडशिप करने का इरादा है तो मिलको हना एक भाई बहन और भाई बहन आने का इरादा है तो हमें रेडी से छे, हमें केबी भी रेडी से छे। नया से क्या डिस्कशन करने जरूरत नहीं। आप आपके काम कर लेते भी आजू बाजू कंट्रीज भी अच्छी तरह से रहना, सभी डेवलपमेंट होने का इरादा हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। इस टाइप का सिचुएशन ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा करके आपको बोले थे। लेकिन आप ही जब भारत देश के ऊपर टेररिस्ट भेजना और आक्रमित प्रांत में एंटर होना, कश्मीर में आकर लड़ाई करना, ये पूरा आप कर रहे हैं। इस तरह से कर को आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें भारत देश से इकोनॉमी में 4th प्लेस में है, आपका पाकिस्तान 0 प्लेस में चले गया। अब आप जरूरत पड़ा है, हमें पूछ इस टाइम में आप नहीं आए।
अभी तो प्रॉब्लम क्या है अपनी आप आके हमारे बाइट को बात करेंगे तो भारत देश कभी भी रेडी रहता है, इसमें क्या भी डाउट क्या भी नहीं। उमर अब्दुल्ला जी आप कोशिश करो, क्या प्रॉब्लम नहीं। भारत और पाकिस्तान का बल को कौन भी भिगा नहीं सकते, लेकिन आप वार करे तो माने हमें महावार करेंगे। आप एक बॉम्ब डाल तो 10 बॉम्ब डालेंगे। आप अच्छे तरह से बिहेव करते हमें भी अच्छे तरह से बिहेव करेंगे। The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall accompanied by strong winds across the south and north coastal regions of Andhra Pradesh over the next 5 days. IMD scientist Dr. S. Karunasagar said the adverse weather conditions are expected to persist and advised residents in the affected coastal areas to remain alert and follow official weather advisories. Authorities are closely monitoring the situation as the region braces for continued rain and gusty winds. Yesterday's low pressure area over northwest Bay of Bengal and adjoining North Odisha region. Today it is lying over the northwest Bay of Bengal and adjoining region. And associated cyclonic circulation it is extending up to 3.1 kilometer height. So one more thing is like the seasonal trough. It is passing from the Rajasthan to the whatever the low pressure area lying over the northwest region. So from Rajasthan to that low pressure area, one monsoon trough is there. So because of these two, we can expect some kind of weather over Andhra Pradesh, especially over the north coastal Andhra Pradesh. We can expect today and tomorrow, that is 3rd July and 4th July, we can expect a heavy rainfall at isolated places, particularly Eluru, Allur Sitaramarazu, Parvatipuram, Manyam and East Godavari. These districts may have the chance to get the heavy rainfall activity. And very strong winds we are expecting over the both south coastal Andhra Pradesh and north coastal Andhra Pradesh during next 5 days, that is from 3rd to 7th July. And whereas the over Rayalaseema, we are expecting strong surface winds. So that is because of the monsoon current flow, we are expecting the very strong winds. It is with a speed reaching 40 to 50 kmph, we are expecting at isolated places. And in addition to that, we are expecting the thunderstorm lightning activities also over coastal Andhra Pradesh, that is both south coastal Andhra Pradesh and north coastal Andhra Pradesh during next 5 days. So with this weather phenomena and weather warnings, we are advising the general people, please be cautious. Since today and tomorrow, we are expecting very strong winds reaching 40 to 50 kmph over isolated places over coastal Andhra Pradesh. And in addition to that, there is a heavy rainfall activity also and thunderstorm lightning activity also. So whenever the thunderstorm lightning is there, please don't go under the open areas or under the trees, and be cautious, and please take very good shelter. And also whenever the heavy rainfall activity is there, we can expect the like road waterlogging and the blocking of the roads. Sometimes the traffic congestion may happen, and also very strong winds are there where we can expect the uprooting of the trees or uprooting of the telephones or electric poles also can lead to the severe damage. And when old structures are there, there is a possibility for the collapse also. So because of this strong winds and heavy rainfall activity and the thunderstorm activity, we are advising general people be cautious. Thank you. Prayerful Pancheriya said the 7-day Namo Swachhta Abhiyan is underway across hospitals and clinics in Gujarat to promote cleanliness and voluntary service. Speaking during a visit to a hospital in Surat, he stressed the importance of maintaining hygiene at every level and said that campaign aims at to spread awareness among citizens. पूरा गुजरात में नमो स्वच्छता अभियान चल रहा है। इस तौर पर मैं आज सूरत में सीनियर अस्पताल में आया हूँ, हमारे साथ मेयर सहित टीम। स्वच्छता का ये संदेश और श्रमदान सभी हमारे पॉलिटिक्स के साथ जुड़े कार्यकर्ता भगिनी बंधु काम कर रहे हैं। ये संदेशा हम सभी नागरिक और जागृतता के बारे में जागरूकता लाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 12 साल नरेंद्र भाई ने सफलतापूर्वक देश के ये सुकान संभाला है और देश का नाम रोशन किया। तो ये महाअभियान आज तक से कभी इतना बढ़िया ज़्यादा अभियान हुआ ही नहीं। तो आरोग्य में सबसे बड़ा ये अभियान नमो स्वच्छता अभियान, जो 7 दिन तक सभी अस्पताल और क्लिनिक में चलेगा। ये संदेशा है कि हम जहाँ बीमारी का इलाज करते हैं वहाँ माइक्रो लेवल की स्वच्छता होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं। और ज़्यादा
से ज़्यादा सिविल और पीएससी सीएससी सेंटर में इतना कचरा निकल रहा है कि जो एक ट्रक्स में भी नहीं समा रहे। तो ये गंदगी वेस्ट सभी इंस्ट्रूमेंट फर्नीचर सब निकाल कर वेस्ट एम्बुलेंस सब निकाल कर एक अस्पताल क्लीन कर रहे हैं। बस आए सब ये पूरा अभियान हम नरेंद्र भाई मोदी को अर्पण करते हैं। कुछ दिनों पहले आपने एक अवैध तरीके से बन रही अस्पताल को तोड़वाया था और इस पर संदेश दिया था कि इस तरीके से कोई भी गड़बड़ी हेल्थ विभाग में नहीं चलेगी, अधिकारियों को भी सूचना दी थी। आज किस तरीके से क्या सूचनाएं दी गई हैं, जो लापरवाही होगी उस पर क्या कार्रवाई? पहले तो मैं अभिनंदन देता हूँ सभी हमारे कर्मचारी, हमारा परिवार है। हम जहाँ जाते अभिनंदन ज्यादा देते, एक्शन कम लेते, इसलिए कि सब काम अच्छी तरह करें। लेकिन कुछ गड़बड़िया, कुछ गंदगी, कहीं मैनेजमेंट की जो क्षति हो वो सब हम पूरा निरीक्षण करके बाद हम डीन और सुपरिटेंडेंट को सूचना दें। सर एक आखिरी सवाल, काम के बावजूद कई बार विपक्ष सवाल खड़ा करता है और उसका कहना है कि सरकार जो वादे करती दिखाती नहीं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप सूरत, अहमदाबाद, गांव तक सीएससी पीएससी सेंटर में जाओ, सभी तरह की दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन, रिपोर्ट्स और सभी सहूलत गांव तक दिए। जो हमारे पीएससी सीएससी सेंटर है, सब अस्पताल है, आप देख रहे हो कहीं भी, तो ये सब इलाज मुफ्त में हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ दर्दी आए तो उसे पैसा खर्चना पड़ेगा। तो मानवीयता के तौर पर हम एक कामगिरी कर रहे हैं, ये दिखावा नहीं है, हमारा कर्तव्य है। हम सेवा के माध्यम से एक काम, ये हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है। विरोधियों को क्या? विरोधियों को मुझे कुछ नहीं कहना, इसलिए जो हमारा जॉब यही है, आप देख लो। Reacting to the political row over the governor's remarks at an event in Madurai, PJP spokesperson Narayan Tripati dismissed the criticism from the DMK, saying such responses were expected. Speaking to the media, Tirupati said that he was not concerned but by the remarks made by Udayanidhi Stalin, alleging that DMK routinely criticizes the governor and not such reactions continue as surprise. Sir, since the governor's statement that he made during an event in Madurai, there have been several political reactions to it. We saw the leader of opposition, Udayanidhi Stalin, reacting strongly to it, asking whether the TVK government is following the advice of governor on whether they will allow the governor to involve in all the administrative affairs. You would have seen the tweet and the following reaction. So what is your observation on this? See, I don't bother what Udayanidhi Stalin says because it is expected of them. There is no surprise. They always, try to be in the forefront by condemning the governor. So I ignore what these people say. But whereas the Minister Nirmal Kumar, he has condemned the governor. The governor, in fact, he should have thanked the governor for having cared for the Vaigai river. He said that there is a river, but there is no water. So he has encouraged the students that they should see to it that properly the environment should be done and the river should come. We should do all those things. We should enable that, which will enable if Vaigai is cleared in spite of so many decades of problems. We have to, the youths have to involve themselves. If nobody involves themselves and does this, then I have to, the Raj Bhavan has to, Lok Bhavan has to involve. What is wrong in it? It is just a motivating speech. For that, Nirmal Kumar says that the governor has got no rights. The governor has got all rights and it is his duty to protect the people of Tamil Nadu. Everyone, each and everyone in Tamil Nadu has got the right to care for the environment, care for the welfare of the people. Nirmal Kumar has to stop his arrogance. Being in power, it doesn't mean that you can take head on the governor, the judges in the Thirupanagundram issue. So right from the day one, he has been behaving very arrogantly. I think he should stop that. The Chief Minister has to advise Nirmal Kumar to stop talking like this, giving evasive statements like this. Instead, he should advise him to properly respect elders, properly respect the constitution, constitutional head, and see to it that the public are served properly. That's all we have for now. Keep watching Ambal TV.